हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हमारे सारा आकाश के पार्ट 10 में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि समर के बोर्ड के परीक्षा खत्म हो चुके हैं और मुन्नी घर जा चुकी है। अच्छा, याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि समर जो है अपने फ्रेंड के साथ मूवी जाने वाला था, लेकिन वो मूवी नहीं जा सका क्योंकि मुन्नी के हस्बैंड आ गए थे उसे लेने। तो उसके बाद का ये पार्ट है 10। फिर शुरू करते हैं। मुन्नी के कारण उस दिन सिनेमा जाना ना हो सका। 2-3 दिन बाद समर, दिवाकर तथा उसकी पत्नी किरण सिनेमा गए। तो बच्चा बाटी, यहाँ पर एक नया कैरेक्टर है किरण। याद रखिएगा किरण कौन है? दिवाकर की वाइफ है। लौटते समय दिवाकर तथा समर साथ साथ चल रहे थे और किरण थोड़ा हटकर। उन दोनों के सामने समर के कपड़े बहुत बेकार लग रहे थे। गांठ लगी चोटी उसने खोल कर बालों में मिला ली थी। एक बार उसके मन में आया कि यदि इसे कटा ली कटा ही लिया जाए तो, मतलब नहीं होता, एक मॉडर्न है ना वो दोनों। तो इसे लग रहा था ये बहुत आउटडेटेड है, इसलिए वो बहुत आउटडेटेड सा यहाँ लग रहा है। तो एक आउटडेटेड हटाने के लिए उसने क्या किया, अपनी जो चोटी थी, ब्राह्मण चोटी रखते हैं ना, तो वो चोटी इसने हटा ली। तुरंत उन विचार को उसने मन से निकाल दिया, लेकिन सोचे नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों करें। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि समर जो है वो अभी भी अपने भगवान सबको मानता है। दिवाकर तथा समर बातचीत करने लगे। जैसे ही दिवाकर ने पूछा कि वो आजकल क्या कर रहा है, समर को भाई साहब की बात याद आ गई। उन्होंने उसे कुछ काम करने के लिए कहा था, काम ढूंढने के लिए दिवाकर से सहायता लेने के लिए भी कहा था। समर ने दिवाकर से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने दिवाकर को बताया कि शायद वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। दिवाकर एक अमीर पिता का संतान है, एक रिजल्ट तक का समय किरण के साथ मस्ती से व्यतीत करना चाहता है। किरण प्रभा से मिलना चाहती थी, पर समर ने उसके मायके जाने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। समर को ये देखकर बुरा लगा कि दिवाकर अपने ही सामने अपनी पत्नी किरण से अपनी माँ की बुराई सुन रहा था। दिवाकर की जिद के कारण उसने खाना वहीं खाया। मतलब समर जो है दिवाकर से कहता है कि वो आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके भाई ने कहा कि तुम आगे थोड़ा पढ़ाई लिखाई बंद करके नौकरी वोकरी करो, और दिवाकर से भी बोलो कि वो हेल्प कर देगा तुम्हारा नौकरी लगाने में, ठीक ना। और दिवाकर के जिद करने पे वो वहीं उसके घर पे खाना खा गया, वहां से निकल गया। घर पहुंचने पर समर को वहीं 5 घंटे पुरानी बात याद आ गई। बाबूजी प्रभा के छत पर जाकर बा दाल बिनने की बात से नाराज होकर प्रभा को कोस रहे थे। वे कह रहे थे कि सर्दियों में धूप के बहाने छत पर अनेक लोग खड़े रहते। प्रभा सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी अम्मा ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने प्रभा के चरित्र पर उंगली उठाई। प्रभा ने आंख उठाकर माँ की ओर देखा। बाबूजी पांडे जी की लड़की के भागने की बात कहकर चले गए। माँ माँ ने भाई साहब से सारी बात पूछी। भाभी ने घूंघट उठाते हुए अम्मा से कहा, ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो ना कर ले थोड़ा है। माँ ने प्रभा के दिल पर चोट करते हुए कहा, इन्हीं लखनों के मारे खसम देखता तक नहीं और बहू रानी को चढ़ी है जवानी। लड़का बेचारा सूख सूख कर लकड़ी हुआ जा रहा है। मरे तो मैं कल ही अपने लड़के की दूसरी शादी करा दूं। तो बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको नोट करिए। यहाँ से आ सकता है ये बातें किसने किससे कही, ऐसे करके। अच्छा, मैं बार बार आपको कह दे रहा हूँ कि सारा का कैसा क्वेश्चन आएगा। एक कैरेक्टर स्केच वाला आता है, एक कोई कैरेक्टर के बारे में पूरा नहीं होता है, जैसे कि किसी के बारे में आ जाएगा एक पूरा कैरेक्टर, जैसे समर, बाबूजी, प्रभा, किसी के बारे में भी आ जाएगा। एक आएगा कि विषय के बारे में, औरत औरत की दुश्मन है, ऐसे करके आएगा। और एक कोई भी किस्सा के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है या फिर आगे पढ़ेंगे उसके बारे में आएगा। तो 3 सेट रहेगा। आप सारा का अगर अच्छा से कर रहे हैं तो इसमें 2 सेट आप चुनकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर समर घर आ चुका है और उसे अपने घर में 5 घंटे पहली बात याद आ रही है जो हुआ था। तो क्या हुआ था कि प्रभा जो है दाल बिनने के लिए ऊपर जाती थी, तो यहीं पर बाबूजी ने उसे थोड़ा डांटा और माँ और भाभी ने घी में आग डाल दिया। समर इन सब बातों की ओर ध्यान ना देते हुए अपनी कोठरी की तरफ जाने लगा। लेकिन चलते समय जो कुछ मुन्नी ने कहा था वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मुन्नी ने क्या कहा था? वही, भैया भाभी की कुछ गलती नहीं, उससे बात करिए। शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता था, पर भीतर बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर वो सिनेमा चला गया था। अब 5 घंटे बाद वो अपने घर के फिर उसी घुटन घुटन भरे वातावरण में वापस आया था। डरते डरते उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अमर ने दरवाजा खोला। आई होप क्लियर है यहाँ तक हमने क्या पढ़ा। तो उसे 5 घंटे पुरानी बात याद आ रही थी, तो वो सब याद करके वो घर जब आ गया, ठीक है, तो डरते डरते इसलिए दरवाजा खोला क्योंकि बाबूजी सब गुस्सा करेंगे, इतना रात तक था कहाँ। तो जो भी है, अमर जो है क्लास 10 वाला, उसने दरवाजा खोला। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। उसने कहा, भैया तुम कहाँ चले गए थे? सारे घर वाले नाराज थे।
भाभी को फिक्र हो गई थी कि जाने कहाँ चले गए। मार्च का महीना समाप्त पर था, ठंड कम हो गई थी। उन दिनों किवाड़ खोलकर अंदर ही सोया जाता था। समय 11:30 या पौने 12 का रहा होगा। समर को प्यास लगी थी। चारों तरफ देखा, पानी कहीं भी नहीं थी। तो देखिए, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि प्रभा कुछ भी कमी नहीं होने देती थी। समर को जो भी चाहिए था वो हमेशा उसके पास रहता था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, यानी कि पानी। आज पता नहीं क्यों उसके लिए खाना पानी नहीं रखा गया है। प्रभा अपना काम कभी नहीं भूलती। देखिए, जो मैंने कहा, पानी ऊपर छत के दूसरे सिरे पर दीवार में निकले हुए पत्थर पर जरा सी आड़ में रखा रहता था। वो वहां पानी पीने गया तो देखा, सामने दीवार से लगा सफेद सफेद कपड़ा पहने कोई बैठा था। तो कौन बैठी थी? प्रभा बैठी थी। यहाँ रात के 12 बजे प्रभा भयंकर ओस और पाले में अकेली बैठी रो रही थी। पानी लेते हुए समर के मन में ये सवाल टकरा रहा था कि आखिर ये इस समय यहाँ क्यों बैठी है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर इन दोनों का मिलन हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की थी इस बात में। समर पानी पीकर लौट कर बिस्तर में लेटे लेटे करवटें बदल रहा था। रह रहकर उससे उसका मन सवाल करता कि आखिर रात के 11 बजे यूं अकेले में बैठी क्यों रो रही है। रोने के कोई और जगह नहीं मिली, मगर आश्चर्य ये था कि बड़ी बड़ी बातें हुई थी। ना तो किसी ने बताया कि वो रोई थी, और ना ही उसे रोते हुए देखा। उसने सोचा कि इस सब से उसे सिर खपाने की क्या जरूरत है। मतलब वो सोच रहा है कि रोए बाबा, हमको क्या, हमको कैसे खपाना है सब में। तभी भीतर की गहराई से आत्मा ने धिक्कारा, छी, नीचता की भी कोई कमी होती है, तूने उसकी सीमा पार कर दी है। उसके मन में उल्टी सीधी बातें आती रही। सिनेमा के बारूद से पहाड़ उड़ाने का दृश्य देखा। घायल भीद घबराए स्त्री पुरुष चीख चीख कर विष्णु कोलाहल मचाते इधर उधर भागते रह रहे थे। ये शोर इतना घना और ऊंचा कि एक बात भी सुनाई नहीं दे रही थी। इस कोलाहल में एक दो बातें ही वो सुन सकता था। मतलब नहीं था, उसके अंदर ही कुछ वॉर सा चल रहा है और बहुत सारी बातें वो अपने आप को कह रहा है। जैसे शहतीर के नीचे दबी मुन्नी चिल्लाकर कह रही हो, भैया भाभी से बोलो। दूसरी आवाज उसकी अपनी थी, जो उसकी घुटी जगह से आ रही थी, नहीं, अभी तो वो अपने घर है, अब आएगी तो जरूर मिलाऊंगा। मन में ये आवाज लगातार गूंज रही थी कि बाहर ओस में रात के 12 बजे एकांत में बैठी कोई रो रही थी। इन सब को भूल कर समर ने सोने का प्रयत्न किया। मैंने कहा, सब चीज जो बड़ी बातें उसके मन में हो रहा है, मुन्नी का, फिर अपना, वो सब बोल रहा है कि सब भुलाकर हम सोएंगे, छोड़ भाई। पर उसे लगा कि कोई मकड़े की तरह अपने पंजे गड़ाए उसकी छाती पर जमा बैठा है। वो इस चीज के बारे में अकेला सोच रहा था, और वैसे ही तूफान लहरों पर झुंझलाता रहा। कभी यहाँ का सोचता तो कभी जागता रहता। यहाँ का सोचता मतलब कभी सोचता सो जाए, कभी जाग ही रहा है सब के बारे में सोचकर। चांदनी अभी भी वैसी ही चटकीली थी। थोड़ा सा पानी बिना प्यास के पिया और प्रभा के सामने थोड़ी देर आकर ठिठक गया। नहीं होता, फिर वहां गया ऊपर, पानी पिया और वहीं खड़ा हो गया। वो उसकी उपस्थिति से बेखबर सो रोती रही, चुप, ना हिली ना डुली। नहीं होता है, समर का प्रेजेंस उसे फील ही नहीं हो रहा था, वो बस रो रही थी। कौन? प्रभा। समर को समझ नहीं आया कि क्या करे। धीरे धीरे लौटने लगा। पाँव मन मन के भारी हो गया, उठ ही नहीं रहे थे। आखिर फिर मुड़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद फंसे गले से फटती आवाज निकली, आधी रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। नहीं होता है, पहले वो बात नहीं करना चाहता था, फिर जैसे पीछे होने लगा तो उसका पैर लग रहा जवाब दे रहे कि वो पीछे नहीं होना चाहते थे। तो फिर खुद बोला कि क्या कर रही हो यहाँ। प्रभा ने सिर ऊपर उठाकर देखा, वो रो रही थी। अब दुगने वेग से रोने लगी। नहीं होता, कोई देख लेना तो और भी रोने लगी हैं करके। समर को अपनी उपस्थिति अव्यर्थ, अनावश्यक तथा अपमानजनक लगने लगी। मतलब वहां पर समर जो था, उसे लग रहा था कि हम फालतू का यहाँ आ गए, मेरा फिर अपमान हो रहा है। उसने कड़वे शब्द में कहा, सुबह रो ले लीजिएगा, ओस में तबीयत खराब हो जाएगी, अब रात काफी हो गई है। देखिए, यहाँ पर भी समर पगला रहा है, बोल रहा है सुबह रो लीजिएगा, अभी मत रोइए। तो कैसा टाइप का पगला इंसान है। पहली बार उसने उत्तर दिया कि उसे क्या, वो जाकर सो जाए। 1 साल से कभी उसके मरने जीने की चिंता हुई नहीं। उसने सीधा समर की आंखों में देखा। उसकी दृष्टि ने समर के कन कन को भेद दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींच ली गई हो। टूटा हुआ सा वो धम से उसके सामने बैठ गया और अपने बेजान हाथों को उसके कंधों पर रखकर, प्रभा तुम मुझसे नाराज हो, वो पति के कंधे झंझोड़ते हुए कही।
मुझे बताओ, अन्य कंधा हिलाकर कह रही, मुझे बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर किया है मैंने तुम्हारा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, मैं छू तक नहीं करूंगी, तुम शौक से दूसरी शादी कर लेना, लेकिन मुझे बताओ तो सही। उसके शरीर का रोआ रोआ मानो पिघल कर फूट पड़ने लगा। किसका? समर का। वो सिसक रही थी। पत्नी पति की पत्ती की तरह कांप रही थी। समर को भी कहाँ होश था, वो उससे भी जोर जोर से रोने लगा। देखिए मतलब क्या था, समर तो खुद एक लाइट हार्टेड इंसान है, लेकिन ऑब्वियस बात है परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कभी कभी लाइफ में कि इंसान स्टोन सा बन जाता है, तो वो भी रोने लगा बेचारा। बर्फ जैसे जमे पड़े हृदय की एक एक चट्टान गल गल कर आंसुओं के फव्वारे की तरह निकल पड़ रही थी। एक दूसरे से लिपटे दोनों रो रहे थे, बेहोश और बेसुध दोनों रो रहे थे। ठीक है। समर को याद आ रहा था कि किस तरह किसी की इकलौती बच्ची पर उसने अत्याचार किए हैं, कितनी यातनाएं दी है, यातनाएं मतलब परेशानियां दी है। उसका यहाँ कौन था जिससे वो अपने मन की बात करती, उसका हल कहती। जब तब उन बरछों की चोट से रुलाई दुगनी चौगनी होकर उमड़ने लगती। उसने कभी ये सोचने की कोशिश भी नहीं की कि उसके भी जान है। एक बार भी नहीं सोचा कि वो किस बूते पर नौकरों की तरह रात दिन खटती है। किसके बूते पर नहीं होता है, समर के लिए ना आई है वो यहाँ पर, उनकी खरीदी हुई गुलाम तो नहीं है। समर के मन में छत से कूद कर आत्महत्या करने की बात कह रही थी। दोनों जाने कब तक वैसे ही लिपटे रहे, आवेश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। समर को लगा कि जैसे काफी समय तक प्रभा को अपना होश ही नहीं था। वो प्रभा को अपनी बाहों में भर कर कमरे में ले गया। उसे लगा जैसे जलते मकान के बीच से कड़िया और दीवारों के ढेर में भर कर के नीचे से निकाल कर ले जा रहा हो। जगह जगह से उसका शरीर झुलस गया है, कपड़े जल गए हैं। पूरी रात वे दोनों रो रहे हैं। मतलब नहीं होता है, फिर ऊपर से वो अपने कमरे में ले गया हो, ऐसा लग रहा था कि उसे वो जलते हुए मकान से ले जा रहा है। मतलब ये घर तो पूरा टॉक्सिक घर है ना, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। काव काव कहीं कौवे बोलने लगे। मतलब सुबह हो गया है। सुबह किसी के जगने से पहले ही वो उठ कर चली गई, जाते हुए दूसरी ओर मुंह करके बस इतना ही कहा कि उसे एक पोस्टकार्ड ला दे। बहुत दिनों से माँ को लिखना चाह रही थी पर पैसे नहीं थे। समर सोचने लगा कि रोशनी में वे दोनों एक दूसरे का मुंह कैसे देखेंगे, क्योंकि ये तो पूरा अंधेरा में हुआ। आई होप आपको ये पार्ट पूरा क्लियर है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, अब तो शुरुआत होगी असली कहानी की। यहाँ तक समर और प्रभा के लाइफ में जो सरकमस्टांसेस या प्रॉब्लम्स है ये हमने पढ़ा। अब समर और प्रभा वर्सेस या अगेंस्ट द फैमिली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी पढ़ते रहिए, और सारा आकाश मैंने बार बार कह रहा हूँ अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।